धन्यवाद बोरा साहब। आज आज आपने बड़ा जटिल सब्जेक्ट रखा है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। एक तो स्पष्ट होना चाहिए कि सभ्यताओं का अपना स्वरूप होता है, उनके अपनी अपना चरित्र होता है, उनका अपना अ, बने रहने का कारण होता है। चाहे वो चीनी सभ्यता हो, चाहे वो भारतीय सभ्यता हो, हमारी सभ्यता लगातार समन्वय की हामी रही है। तो शत्रु भी हम पर आया तो थोड़े दिन बाद में हमने मिक्स होकर के और अपना वजूद बना के रहा। सोवियत संघ का सिलसिला बहुत अलग किस्म का रहा, अलग अलग जातियां रही, उनमें कैसे समन्वय जार की उस जारशाही से कैसे मुक्त हो, वो भी एक अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है जिसको पढ़ने से पता लगता है कि कितनी मेहनत से सोवियत संघ का निर्माण हुआ था और जो पूंजीवादी और समाजवादी समाज बने हुए हैं, उनका जो राष्ट्रशाही से मुक्ति के बाद में जो स्वरूप था उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो नहीं हुआ, उसमें कई चीजें होती हैं कि उसमें जो चारित्रिक आपका जो सोचना समझना रहता है उसको जब तक दुरुस्त न किया जाए तब तक ये संभव नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ ये हुआ वहाँ वहाँ तो सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। सोवियत संघ जहाँ बिखरता है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज रहा कि जो जितने राज्य हैं अगर वो चाहें तो अपनी इच्छा से बाहर जा सकते हैं और उनको वो दिया जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से किसने किया ये सब जानते हैं कि सीआईए का जो सिलसिला, सीटो और नाटो के जो मुल्कों ने अपनी तरह की डेमोक्रेसी काम किया उसका एक इम्पैक्ट। चाइना के बारे में बड़ी भ्रांति है। जिस मुल्क को अफीमचियों का मुल्क कहा जाता था, जो लगातार बहुत दरिंदगी के शिकार रहे, उन लोगों ने अपने आप को इकट्ठा करके और अपने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन जो विवादास्पद हो सकता है उसकी एक इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आज दुनिया में उसकी मुकाबला करने की क्षमता ये ट्रंप साहब के नाटकों में नहीं है। अगर कहीं ऐसी भिड़ंत हो गई तो बहुत अलग कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा निश्चित रूप से। मैं समझता हूँ ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि चाइना के बारे में हमें कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है। उसका कल्चरल रिवॉल्यूशन 1967 68 माओ से तुम के वक्त हुआ तो क्या है, वो क्यों हुआ था, सन्यास सेन का एक इतिहास वो क्या है, वो वैसे कैसे चला, जापानियों से इनसे सबसे कैसे मुक्त हुआ, ये भी जानना चाहिए। इस पर आप कभी सब्जेक्ट रखिएगा तो इस पर चर्चा की जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं। लेकिन ये कम्युनिस्टों की वर्ग वर्ग चरित्र का सिलसिला जो रहा है, वर्ग संघर्ष का सिलसिला समाप्त करके और कैसे एक समन्वय और सौहार्द का मुल्क बनाया जा सकता है, वो हमारे यहाँ हुआ, हम लोगों ने स्थापित किया। जिनको आज नंगा करके बताना चाहते हैं कि अकबर कैसा था और बाबर कैसा था और राम कैसा था और कृष्ण कैसा था, वो सब वो बहुत लंबे किस्से हैं, तो उनको उनका खैर वो हो नहीं सकता। वर्तमान में जो हो रहा है उस पर अगर आ जाए तो बात बहुत अलग होती है। और वो ये कि पिछले 1925 से जब से आरएसएस का निर्माण हुआ और एक जो हिंदू मन जो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, वर्णों में विभाजित होने के बावजूद, जातियों में विभाजित होने के बावजूद, इसका मन करता है कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, हमारा शासन होना चाहिए। वो उनको समेटने की चेष्टा लगातार करते रहे, एडगवारकर से लेकर के और ये अब तक जितने भी आप देख रहे हैं, तो उसमें इनको सफलता मिली 2014 में। और सफलता मिलने के साथ में इन्होंने देखा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है जिनसे डेमोक्रेसी गवर्न होती है और जिनको बड़ी सोच समझ के साथ में हमारे यहाँ अम्बेडकर ने या जिसे कहना चाहिए संविधान के निर्माताओं ने जिस तरीके से सारी चीजों को डिस्कस करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो दुनिया के संविधानों का निचोड़ है, उस निचोड़ के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पर इन्होंने ये जो हमला किया है, मुझे यूं लगता है अगर समन्वय तक का सिलसिला होता तब तो बात बहुत अलग थी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म कैसा हुआ, मैं उसका चश्मदीद हूँ। इसलिए चश्मदीद हूँ कि मैं इमरजेंसी की पैदाइश, इमरजेंसी भुगती है मैंने देखा है कि किस तरीके से जब अहंकार आ जाता है तो क्या होता है, अहंकार को नष्ट करने के लिए जनता कैसे खड़ी हो जाती है। उन सारी चीजों में का रेस्पॉन्स मिला है। मिसेस गांधी ने एहसास किया और जब सुशासन का सिलसिला आया तो उनको वापस मौका दिया गया कि आप इस मुल्क को उसी रास्ते पर लाइए जिस रास्ते पर
चलना चाहिए। वो आई और कैसा आपने देखा ही है वो सारा। लेकिन ये इन लोगों ने समझ लिया कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको जब तक आप कब्जे में नहीं लेंगे प्रशासन के, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सारे इंस्टीट्यूशन को जो कहें स्वायत्तता के नाम पे थे, उनको कैसे उनको हासिल किया जा सकता है, और वो सारे इन्होंने हासिल किए हैं। और मैं कहता हूँ कि ये तो बड़ी चतुराई के साथ, गलती तो उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की है, उन सेकुलर फोर्सेस की है, उन वामपंथी मस्तिष्क की है, जिन्होंने सोचा नहीं कि इन सब से निपटने के लिए हमें एकजुट होकर के कैसे सामने आना चाहिए। वो उस तरीके का हुआ नहीं, या किसानों ने करके दिखाया। अभी तो उससे एहसास होता है कि वो बरकरार है चेतना, ऐसा नहीं है कि लुप्त हो गई है, और वो कभी भी खड़ी हो सकती है। तो इतना मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप और मैं ये सब समझ रहे हैं। हम लोग इस चैनल पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों में सारे इसी तरीके के लोग हैं जो लगातार सोच रहे हैं। लेकिन जो निपटने का रास्ता होना चाहिए वो शायद उस तरीके से नहीं हो रहा। और जैसे यूपीए 1, यूपीए 2 और उसके बाद में अभी इंडिया गठबंधन, ये सब एक कवायद है। इस कवायद में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है कि राहुल गांधी अकेला कुछ नहीं। वो चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी को राहुल गांधी बना रहे हैं। पप्पू से जिसने राहुल गांधी को एक हैसियत दे दी, वही कोई बात बोल रहा। तो वो सब जिस वक्त हासिल हो जाएंगी, उनसे उन्हें छीनने की चेष्टा में इन्होंने सबसे पहले वो जो आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा, आपने उससे पहले तो वो बहुसंख्यकों का एक सारा स्वरूप देखा कि कैसे ये लोग अपने सत्ता में आए। उसके बाद में महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा, हरियाणा का इलेक्शन देखा, कहीं परसेंटेज के माध्यम से काम किया, डिले करके काम किया, कहीं पर कुछ और तरीके से तोड़फोड़ की है, और रेडीमेड जो लीडर हैं उनको हासिल करके, उनको अपने दल में स्थापित करके, उनके माध्यम से कहीं कोई, जैसे आसाम का चीफ मिनिस्टर बैठा है या ग्वालियर के राजकुमार उधर बैठे हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को हासिल करके स्थापित किया है, क्योंकि इनके पास में वैसा कुछ था नहीं तो वो स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन धारणा वही है, लक्ष्य वही है कि हिंदू राष्ट्र, यानी इनके किस्म का हिंदू राष्ट्र। हिंदू तो कभी भी सेक्टेरियन होता नहीं। हिंदू बड़ा प्रोग्रेसिव है, हिंदू में सब कुछ समा सकता है, वैज्ञानिक है बहुत, वो रूढ़िवादी नहीं है जैसा ये है। क्योंकि इन्होंने न वेद पढ़े, न उपनिषद पढ़े, न ब्राह्मण पढ़े, न आचार संहिताएं देखी। तो जो कुछ बोल रहे हैं वो एक बड़ा सुपरफिशियल नजर आता है, और उससे मुक्त होने की चेष्टा करेंगे। मैं तो लगातार अपेक्षा करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग शायद उभरेंगे। वो और कुछ चाल चरित्र और चेहरा बदलने की बात करने वाले लोग थे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। उनका सबका चेहरा और चाल सब बदल गई और खामोश हो गए। अब उनके भी, मेरा ख्याल है कि वो लोग भी वैसे ही बोलना चाहेंगे। मैं इनको उस तरीके शत्रु की तरह से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि ये भी भारतीय नागरिक हैं, और ये उस हीनता के शिकार हैं जो कहना चाहते हैं कि हिंदुओं का शासन होना चाहिए। भाई यहाँ तो सारी सारी जमातों का, सारे संप्रदायों की एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो स्थापित हो रहा है, उसको हासिल करना है, उसको बनाना है। ये बात अगर कहकर के हम आगे चले तो मैं समझता हूँ कि इनमें से भी हमें शत्रुओं की कतार में लोग नहीं मिलेंगे, हमें मित्रों की कतार में लोग हासिल हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बर्दाश्त बहुत जरूरी है, और बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, वो हो गई है। और वो मेरा ख्याल है कि बिहार से वो सिलसिला स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपको पता लगे कि ये अब जैसे अंजुम को जो देखा है उन्होंने, जैसा अपने हेमंत जी बोल रहे थे, देख के आए अपनी आंखों से, बयान कर रहे हैं, लोगों के कानों में जा रहा है, लोग समझ रहे हैं इस बात। बोले ऐसे नहीं कि कान में डाल के और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, वो रास्ता देखेंगे कि क्या किया जाए, किस तरीके से इन सारी विक्रमों से बचा जाए और वापस से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए, जिसमें सब किस्म के लोग भारतीय संविधान की तरह से रह सकें। तो आज आज बड़ा तेजक चर्चा हुई है इधर ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ये पानी के छींटे मारने की चेष्टा की। तो तेजना नहीं, चिंतन जारी रखिए, लोगों को समझा